हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रारंभिक अंकगणित में। और प्रारंभिक अंकगणित में हम क्या कर रहे थे, प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या हम पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। एक दिन हम ग्राफ पढ़ते हैं और एक दिन हम प्रारंभिक अंकगणित पढ़ते हैं। जो भी ग्राफ की वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके ग्राफ की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक दो अंकी संख्याओं के अंकों का योग 8 दिया हुआ है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इसके एक अंक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। अंक क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हो जाते हैं, वह संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम आपको दो तरीके बताएंगे। पहला तरीका हमारे पास क्या है, पहला तरीका हम समीकरण बनाते हैं। समीकरण हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक दो अंकों की संख्याएं क्या होती हैं। जैसे हमारे पास ये सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की है, यहाँ पे एक अंक इकाई का होता है और एक अंक क्या होता है, दहाई का होता है। तो हम इकाई और दहाई को मानेंगे। इकाई का अंक जो होता है, अगर स्थानीय मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 9 गुणे 1 करते हैं, ये 9 हो जाता है। और दहाई के साथ क्या करते हैं, 9 गुणे 10 करते हैं, ये 90 हो जाता है। और दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास 99 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर कोई भी अंक हमारे पास होगा, एक इकाई होगी और एक दहाई होगी, तो हम क्या करते हैं, इकाई के अंक को क्या मानते हैं, इकाई के अंक को x मानते हैं और दहाई का अंक जो होता है उसको हम y मानते हैं। ठीक है, तो इकाई का अंक और दहाई के अंक के साथ हमारे पास क्या रहता है, 10 रहता है और इकाई के अंक के साथ हमारे पास 1 रहता है। तो हम जब समीकरण बनाते हैं, हमारी पहली संख्या कैसे बनेगी, हमारे पास पहली संख्या बनेगी 10y और क्या बनेगा, प्लस में x बनेगा इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे। तो हमारे पास प्रश्न कहता क्या है, यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है, हम 36 को घटा देते हैं, हमने 36 को घटाया तो संख्याएं, तो अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। अंक एक दूसरे से स्थान बदलने का मतलब जो इकाई पे है वो दहाई पे, जो दहाई पे है वो इकाई पे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास दहाई में 10 था, तो अभी दहाई में क्या आ जाएगा, दहाई में x आ जाएगा और इकाई में क्या हो जाएगा, इकाई में y हो जाएगा। यहाँ तक हम आसानी से कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप ध्यान से वीडियो को रिपीट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान है। हमने क्या लिखा, 10y प्लस x माइनस 36, और ये क्या है, यहाँ पे संख्याएं बदल गई तो इकाई में और दहाई में परिवर्तन हुआ, तो हमने क्या किया, 10x प्लस y कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सभी को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में y और ये क्या हो जाएगा, प्लस का x दिया हुआ है और इधर से आएगा ये माइनस का x हो जाएगा। और यहाँ पे 36 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 9y हो जाएगा माइनस होने पे, और ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी माइनस होगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह हमेशा बड़े का आता है। तो माइनस 9x हो जाएगा बराबर में 36 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन ले सकते हैं, y माइनस x ऐसे लिख सकते हैं और बराबर में 36 लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स बराबर 36 बटे 9 कर सकते हैं, और ये 9 4 बार में 36 को काट देगा, तो यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और सबसे पहला ध्यान से देखें तो एक दो अंकी संख्याओं के अंकों का योग कितना दिया है, 8 दिया है। तो हम दो अंकों की संख्याओं का योग लिखते हैं कैसे, हम लिखते हैं y प्लस एक्स बराबर कितना लिखते हैं, 8 लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे समीकरण को हम जोड़ देते हैं। ये समीकरण 1 है और ये 2 है। जैसे ही जोड़ेंगे ये प्लस का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 8 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अब किसी भी समीकरण में मान रखते हैं, माना हमने समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं y बराबर 6, तो y प्लस एक्स बराबर कितना हमारे पास 8 दिया हुआ है, और 6 हम यहाँ पे रखते हैं प्लस x बराबर 8। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। हमने संख्याएं मानी क्या थी, इकाई का अंक हमने x माना था और दहाई का अंक y माना था। तो x बराबर हमने क्या निकाला है, 2 निकाला है, और y बराबर क्या निकाला है, 6 निकाला है। तो इस तरह हमारे पास
जो संख्या आती है वो क्या निकल के आती है, वो 62 निकल के आती है। आसानी से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या है, 62 है, जिसको हम आराम से टिक कर सकते हैं। एक बार हम और ध्यान से देखते हैं। इकाई का अंक और दहाई का अंक हम मानना पड़ता है। जो दहाई का अंक होता है उसके साथ हम 10 का गुणा करते हैं। स्थानीय मान में आप लोगों ने सीखा होगा। तो हमने पहली संख्या क्या मानी, 10y प्लस x पहली संख्या मानी, उसमें 36 घटाया जाए, तो हमने 36 घटा दी। उसके बाद अंक एक दूसरे का स्थान बदल देते हैं। तो यहाँ पे जो इकाई में था वो दहाई पे, तो इसलिए क्या होता है, ये 10x और प्लस y हमने लिखा। और फिर क्या करना था, आसानी से समीकरण को सॉल्व करना था, जो कि आप सभी कर सकते हैं आराम से। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, y और x का मान निकाल सकते हैं और जो हमारा आंसर होगा उस पर टिक कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और लेके आया हूं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। इसको हम क्या करते हैं, दूसरी तरीके से करती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक दो अंक की संख्याओं के अंकों का योग 10 ले लेते हैं। ठीक है, पिछली बार हमारे पास क्या था, पिछली बार हमारे पास था 8, इस बार क्या है, इस बार हमारे पास है 10। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। बदल लेते हैं, वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 लिखा है। तो हम सबसे पहले, हमें पता है दो अंक की संख्या कोई भी हो सकती है, 6 और 4 भी हो सकती है, मतलब 10 आ गया। तो ऐसे हम देखते हैं ऑप्शन में, अगर 10 किसी को जोड़ने पे आता है तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो हम सबसे पहले 7 और 3 देखते हैं, तो ये भी 10 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 37, मतलब 3 और 7 जोड़ने पे भी 10 आ जाएगा। 6 और 3 जोड़ने पे 9 आता है, ये तो सीधे गलत हो जाएगा। और 6 और 3 जोड़ने पे 9 आता है, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, एक 73 बचता है, एक 37 बचता है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, यदि संख्या से 36 घटाया जाए, तो 37 में से 36 घटाएंगे तो 1 आएगा, कोई मतलब नहीं हुआ, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचता है 73। 73 को हम ऐसे लिखते हैं और उसमें से क्या करते हैं, 36 को घटाते हैं। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे 6 है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 73 है, ये 73 है। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 37। तो 73 का उल्टा क्या होगा, 37 होगा। और 37 अगर आ जाता है तो हमारी कंडीशन दूसरी भी फुलफिल हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हम तुरंत टिक मार सकते हैं आंखों ही आंखों में। इसके पहले हमने कैसे सॉल्व किया, इसके पहले हमने पूरे प्रोसेस के साथ सॉल्व किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया, जब भी कभी हमें ऐसे अंकों का योग मिलता है तो हम अंकों का योग ऑप्शन में देखते हैं कि 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी एक में भी नहीं आता है वो तो पहली बात नहीं होगा, और जिसमें आ रहा है वो एक भी हो सकते हैं, 2 और 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो आप क्या करिए, दूसरी कंडीशन जो माइनस करने वाली होती है उसको माइनस करिए। संख्या अगर बदली हुई मिलती है तो वही ऑप्शन हमारा क्या होता है, सही हो जाता है। आपको जो तरीका भी अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक हरात्मक श्रेणी का उदाहरण बताना है। तो हरात्मक श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो हरात्मक श्रेणी होती क्या है, हमने एक श्रेणी देखी थी समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी देखी थी। और एक श्रेणी देखी थी क्या, एक श्रेणी हमने देखी थी गुणोत्तर श्रेणी, और एक श्रेणी देखी थी हरात्मक श्रेणी, है ना। 3 श्रेणियां हमने देखी थी, 3 श्रेणियां देखी थी। और समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर होती है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते हुए पद होते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में हमारे पास पद कैसे होते हैं, यहाँ पे होते हैं ए, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आर होता है, इसमें गुणा होता है, ए आर का स्क्वायर होता है, ए आर का क्यूब होता है। और हरात्मक श्रेणी क्या होती है, हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी की व्युत्क्रम होती है। जैसे 1/a प्लस डी होता है ये, और 1/a प्लस 2d जस्ट क्या होता है, उसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, और यहाँ पे a क्या होता है, a हमारी पहली संख्या होती है, d क्या होती है, d हमारा सर्वांतर होता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, जो यहाँ पे d है वो यहाँ पे भी है, तो मतलब सर्वांतर जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तो साधारण नंबर है, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। जो संख्या बटे में होगी उसको हम देखते हैं, ये भी हमारा हट जाएगा। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1/4 ये है, 1/7 है और 1/2
10 है। अगर हम देखें 1 माइनस 4 करते हैं तो 3 आता है, 4 माइनस 7 करेंगे तो भी 3 आता है, और 7 माइनस 10 करते हैं तो भी 3 आता है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी एक क्या है, हरात्मक श्रेणी है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे डी जो है हमारा सार्वंतर हमसे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अच्छा, एक ऑप्शन हमारे पास और बचता है, उसको भी हम चेक करते हैं। जैसे 3 है बटे में 1 लिख सकते हैं, कॉमा 1 और यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 1 और 27 लिख सकते हैं। तो 1 और 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस में 2 आता है, और 3 और 27 माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस में 24 आता है, जो कि हमारी हरात्मक श्रेणी नहीं बन पाएगी। यहाँ पे सार्वंतर बराबर भी है और एक हरात्मक श्रेणी मतलब उसका व्युत्क्रम भी है, किसका, समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम भी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया है यदि एक एपी मतलब समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना है, 13 है, और पांचवा पद 25 है, तो सातवां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी की बात करें तो उसमें पद कैसे होते हैं। समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं, पहला पद होता है a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, तीसरा क्या होता है, ये तीसरा हो गया, चौथा होता है a प्लस 3d, इसके बाद a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हमें 7 पदों की ही आवश्यकता थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरा पद हमें दिया है a प्लस डी, हमारा दूसरा पद होता है, कितने के बराबर दिया है, 13 के बराबर दिया है। तो यहाँ पे हम 13 लिखते हैं। और पांचवा पद कौन सा, हमारा पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d हो गया। तो क्या दिया है, 25 दिया हुआ है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, हम आपस में घटा देते हैं। तो जैसे ही घटाते हैं वैसे ही a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और d से घटाएंगे 4d को तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3d हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे हम 13 को 25 से घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12, है ना, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस का भी आएगा, ये भी माइनस का रहेगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3d बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, और d बराबर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम किसी भी समीकरण में d का मान रख के a का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, d का मान रखते हैं, तो a प्लस 4 बराबर 13 दिया हुआ समीकरण 1 हमारे पास, d का मान रखने के बाद 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4 9 हो जाएगा हमारे पास। तो a हमें मिल गया 9, और हमें ये क्या मिल गया, d मिल गया हमें 4। अब हमें कोई सा भी पद निकालना होगा, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं सातवां पद हमारे पास क्या होता है, ये होता है a प्लस 6d होता है। a हमने क्या निकाला है, 9 निकाला है, और 6 तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, d की जगह क्या रख देंगे, हम 4 रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा, 6 चौक का, और यहाँ पे 9 जोड़ते हैं तो 24, और 9 को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 24 और 9 जोड़ने पे 33 आ जाएगा। ठीक है, और 33 हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसानी से हम कर सकते हैं। बस समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। बाकी सारे सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पहली 35 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है जी, पहली सम प्राकृतिक संख्याएं। तो सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास होती हैं 2 4 6 8 ऐसे करती हुई संख्याएं होती हैं। और बात होती है 35 संख्याओं की। तो 35 संख्याएं मतलब हमारा नंबर जो है कितना जाएगा, 2 गुना जाएगा, है ना, क्योंकि एक एक का गैप है। तो कहाँ तक जाएगा, 70 तक हमारा नंबर जाएगा। तो 2 हमारे पास ये है और 70 हमारे पास अंतिम नंबर है। ठीक है, तो इनके गुणनफल में दहाई के स्थान पे अंक की बात करनी है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 2 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, और ऐसे करते हुए कहीं 20 भी आएगा हमारे पास। तो जैसे ही हमारे पास पहला 10 आता है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। और जैसे ही हम 20 के पास पहुंचेंगे वहां पे भी 1 0 हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इकाई का अंक भी 0 रहेगा और दहाई का अंक भी क्या होगा, 0 ही रहने वाला है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हम समझ पा रहे हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर हो, ठीक है, 2 लिख दिया हमने, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 4 6 8 10 आएगा ही, फिर 12 14 16 18 20 आने ही वाला है हमारे पास। अगर हम 2 का गुणनफल 10 से करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। 20 में इकाई का अंक 0 हो जाएगा, ये हो गया 20। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 20 फिर आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 400। 400 में इकाई और दहाई क्या हो गई, शून्य हो गई। अभी सबको क्लियर हो जाएगा आराम से। तो हमारे पास दहाई का अंक भी और इकाई का अंक दोनों क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है। तो यहाँ दहाई पूछा गया तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है मतलब क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 1 से कटती हैं और क्या कटती हैं, स्वयं से कटती हैं। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और बात करते हैं अभाज्य नहीं है मतलब 2 से अधिक से कटेंगी वो। तो ऐसी कौन सी संख्या ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही जो 2 से अधिक नंबरों से कटता है। तो बात करते हैं 281 की, तो 8 1 9 और यहाँ पे 2 11। तो ये संख्या ऐसी है जो किससे कटेगी, ये केवल स्वयं से कटेगी और 1 से कटने वाली संख्या है। दूसरी संख्या हमारे पास है 409। तो यहाँ पे 9 1 10 और 3 13। 13 भी ऐसी संख्या आ जाएगी जो कि स्वयं से कटेगी और 1 से कटने वाली संख्या है। उसके बाद आता है 541। 541 ये हो जाएगा 9 और 1 10। 10 संख्या ऐसी है, 10 अगर हम इसको काट के देखेंगे तो ना 2 से कट रही है क्योंकि 0 नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि इसका योग नहीं कटने वाला है, 4 से मतलब अंतिम का 2 अंक देखते हैं वो भी नहीं कटेगा, 5 में अंतिम में 5 या 0 होगा उससे भी नहीं कटेगी। तो ये भी संख्या कैसी है, एक क्या आ जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 437 की बात करते हैं तो 437 हमारे पास जो नंबर है, ये संख्या क्या है 437, ये संख्या हमारी 19 से कट जाएगी। हाँ, अगर 19 से हम देखते हैं तो कितनी बार कटती है, 19 2 बार जाएगी तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, और 13 में से अगर 8 जाता है तो ये हमारा हो जाता है 5, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7 आ जाएगा तो 3 बार चली जाएगी, ये 57 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो इसका मतलब है ये संख्या 437 जो है वो 1 से भी कट रही है और 23 से भी कट रही है और किससे कट रही है, 19 से भी कट रही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1 अंक क्या करते हैं, उसके काट लिए जाते हैं। वह कुल 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और 125 अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो हमें यहाँ पे सही और गलत प्रश्न नहीं पता है, कितना किया कितना नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, सही प्रश्न को क्या करते हैं x मान लेते हैं और गलत को हम क्या करते हैं y मान लेते हैं, है ना। गलत प्रश्न को हम y मान लेते हैं। तो सही और गलत मिलाकर कुल कितना प्रश्न किया गया है, कुल हमारे पास 75 प्रश्न किया गया है। 75 प्रश्न किया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि नंबर कितने मिले हैं। तो 4 के हिसाब से सही किया होगा, ठीक है, और तो 1 अंक के हिसाब से वो गलत भी किया होगा, और सही और गलत मिला के कितना नंबर आया था, 125 नंबर आया था। तो यहाँ पे हमारे पास एक समीकरण 1 बन जाएगा और ये हमारे पास समीकरण 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ये 5x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 200/5 हो जाएगा, और हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 40 आता है, और 40 क्या होता है, सही प्रश्न हो जाएगा। अच्छा y हमने गलत माना था तो सही हमें कितना मिल गया, सही हमें 40 मिल गया, x बराबर 40 मिल गया। और y का मान निकालना हो तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 40 रखते हैं, प्लस में y है, बराबर में क्या है 75 दिया हुआ है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न में रखना है, क्योंकि ये 40 प्रश्न क्या है, सही है हमारे, है ना। तो प्रश्न वाला क्या था, ये वाला था, ये नंबर वाला था ना, सेकंड इक्वेशन नंबर वाली थी। तो सही प्रश्न हमारे पास 75 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 75 माइनस 40 हो जाएगा, और हम y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 में से 0 माइनस 0 हो जाएगा, और 7 में से 4 गया 30 हो जाएगा। मतलब y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, y बराबर 30 आ जाएगा। प्रश्न में पूछा क्या है, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो सही उत्तर कितने प्रश्नों का दिया गया है, सही उत्तर 40 प्रश्नों का दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा 40 दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे किया हमने, सही और गलत प्रश्न मिला के उसने कुल कितना किया होगा, 75 प्रश्न किया होगा, ये चीज हमको पता है। अच्छा, उसके बाद अंक प्राप्त किया होगा, 125 अंक प्राप्त किया गया होगा। तो 4 के हिसाब से सही प्रश्न किया होगा और 1 के हिसाब से क्या किया होगा, गलत प्रश्न किया होगा। तो नंबर कितना आया हमारा, नंबर 125 आया, और इसको हम क्या करते हैं, समीकरण मान लेते हैं और दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x हमने सबसे पहले माना क्या था कि सही प्रश्न क्या होंगे, x होंगे, गलत क्या होंगे, y होंगे। तो यहाँ पे x का मान हमारे पास 40 आ गया, हमें y की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन कभी अगर आपसे ये पूछ दे कि गलत प्रश्न कितने हैं, तो y की वहां पे जरूरत पड़ेगी, इसलिए y कैसे निकालते हैं हम वो भी सीख लिए हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं और उसमें हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। वह कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देता है और कितना, 100 अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए हम दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास ऐसा है कि जितना प्रश्न किया गया है, मतलब कुल 40 प्रश्न किया गया है, तो हम क्या करते हैं, अगर 40 में 40 प्रश्न सही हो जाए तो एक अंक पे कितना मिलता है, 4 मिलता है। मतलब 40 में अगर 4 अंक मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 40 गुणे 4 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी क्या होती है, अगर 40 में 40 गलत हो जाता है, तो अगर 40 में 40 गलत होता है तो क्या है, गलत होने पे 2 अंक कट जाता है, मतलब -2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा, और सही यहाँ पे कितना है, 100 अंक प्राप्त करता है। तो ये भी अंक है ना, 160 पूरा का पूरा मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर पूरा पूरा गलत हुआ तो 80 अंक मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अंकों की ही बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, 160 यहाँ पे हमारे पास है, और 80 को हम यहाँ पे -80 को यहाँ पे लिखते हैं, और इसका तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ पे बीच में 100 लिख देते हैं, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना है, 160 में से 100 घटाते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 60 आता है, माइनस का 80 है ना। तो माइनस का 80 है तो ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, मतलब 100 में से माइनस करते हैं किसको, -80 को करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा, है ना। 180 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही वाला था, यहाँ पे गलत वाला था, तो जो यहाँ पे आएगा वो सही वाला आएगा, और जो यहाँ पे आएगा वो गलत वाला ही आएगा। तो 180 यहाँ पे है, रेशियो लिखते हैं किसके, 60 के बराबर है। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 6 एकम 1 बार जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा। मतलब हमारे पास 3:1 बन रहा है, मतलब 3 सही प्रश्न हो गए और 1 गलत हो गया। तो 3 सही 1 गलत, टोटल कितने प्रश्न हो गए, 4 हो गए। लेकिन कह रहा है कि नहीं, कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न 40 दिए हुए हैं। तो 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, और 4 एकम 4 और 4 दहा में 40, मतलब 1 बराबर कितना प्रश्न आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, 3 में 10 का गुणा करते हैं, मतलब ये हो जाएगा 30 प्रश्न, और ये हो जाएगा 10 प्रश्न। तो यहाँ पे पूछा कितना गया है, पूछा गया है कितने प्रश्न गलत दिया जाता है। तो गलत उत्तर हमारे पास क्या है, 10 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया है क्या, 10 दिया हुआ है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम इसको देखें, दूसरे तरीके से हम इसको उस जो पहले किए तो उस तरीके से भी देखते हैं।
तो ये तरीका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दूसरे तरीके से भी हम इसको देख लेते हैं। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका है समीकरण बना के करना। तो सही प्रश्न हम मानते हैं कितना, सही को x मान लेते हैं और गलत को हम कितना मानते हैं, y मान लेते हैं। तो सही प्रश्न और गलत प्रश्न मिला के टोटल कितने प्रश्न किया गया, 40 प्रश्न किया गया है। अच्छा, उसके बाद हम 100 अंक भी प्राप्त होता है। तो अंक कैसे मिलता है, जितना क्वेश्चन सही होगा उसको 4 में गुणा करना पड़ेगा, उसमें माइनस कर देंगे किसमें, जिसका जितना गलत होगा उसमें 2 का गुणा करके हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 के हिसाब से प्रश्न सही होंगे और 2 के हिसाब से प्रश्न गलत होंगे और टोटल नंबर कितना आएगा, 100 नंबर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ कॉमन बन रहा है तो कॉमन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो अंदर क्या बचता है, 2x माइनस वाई बचता है और यहाँ पे कितना बचेगा, इसको हम यहीं पे लेते हैं और यहाँ पे 100 ऐसे बचता है। ठीक है, तो 2x माइनस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 100/2 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा 5 और ये 50 है ना, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस वाई बराबर 50। ये हमारे पास समीकरण 2, समीकरण 1 है। ठीक है, तो जब दोनों समीकरण मिल जाए, एक x प्लस वाई बराबर कितना है 40 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 50 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो ये 3x और ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 90/3 और ये क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। मतलब सही प्रश्न जो आए हमारे पास कितने आ गए, x बराबर 30 आ गए। और हमसे पूछा क्या है, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, तो हम मान रख के निकाल लेते हैं गलत प्रश्नों का उत्तर। तो सही प्रश्न मतलब x, समीकरण यहाँ पे रख लेते हैं, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में x की जगह क्या करते हैं 30 रख लेते हैं प्लस y और बराबर में क्या है 40 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 30 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या है, ए हमारा 10 है। हमने दोनों तरीके से क्या किया, प्रश्न सॉल्व किया और दोनों ही तरीका हमारे सबसे सरल तरीका है। जो भी आपको पसंद आता है आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।